हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉलिड स्टेट का 6th लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने आपको सॉलिड स्टेट के दोषों के बारे में बताया था कि दोष किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक और अशुद्धता दोष। स्टाइक्योमेट्रिक में करा चुकी हूँ। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक का जो फर्स्ट टाइप है धातु आधिक्य दोष, वो मैंने करा दिया है। और आज हम स्टार्ट करेंगे धातु न्यून दोष से। और जो अशुद्धता दोष है यहाँ तक आज हम इसको इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, धातु न्यून दोष। धातु न्यून दोष में क्या होगा, कोई क्रिस्टल जालक है, सपोज ये वाला है, ठीक है। तो ये अभी तो इसमें से एक आयन गायब हो गया है, ठीक है ना। तो अगर मैं मान रही हूँ कि ये आयन गायब नहीं था, तो तब जो धनायन और ऋणायन थे उनकी संख्या कितनी थी? 8 ए पॉजिटिव थी और 8 ही क्या थी? बी नेगेटिव थे, ठीक है ना। लेकिन क्या हो गया है, इसमें से एक जो आयन है ये गायब हो चुका है, अपने अपने जो लैटिस होगा, क्रिस्टल लैटिस, वहाँ से गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, धनायनों की संख्या क्या हो जाएगी? 7 ए पॉजिटिव है यहाँ पे, और क्या है, 8 बी नेगेटिव है, ठीक है। तो जो अनुपात है इस क्रिस्टल जालक का, वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, ठीक है। अब क्रिस्टल जालक का अनुपात तो बदल गया। अब इसमें क्या होगा, इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए कोई धनायन क्या हो जाएगा? कौन सा वाला धनायन? यहाँ पे देखो दिख रहा है, सारे आपको ए पॉजिटिव लग रहे हैं। एकमात्र धनायन ये है जिस पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 2 पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो कोई एक धनायन, और यहाँ पे कौन है वो? यहाँ पे ये वाला है, A2 पॉजिटिव है, वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला हो जाएगा बाकी औरों से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसको क्या करना है, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखनी है। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता कैसे बनेगी? जितने पॉजिटिव आयन हैं उतने ही क्या हो जाएं? नेगेटिव आयन हो जाए। तो यहाँ पे 8 पॉजिटिव आयन है और 8 ही क्या है? नेगेटिव आयन है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता है वो बनी रहती है, ठीक है ना। तो ये जनरली उनमें या उन जो धातुएं होती हैं उनमें पाया जाता है जो क्या करती हैं, परिवर्ती संयोजकता, यानी एक से अधिक जो ऑक्सीकरण अवस्था या परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है, जैसे आयरन है, ठीक है। तो आयरन क्या करता है, देखो आयरन Fe2 पॉजिटिव भी हम लिखते हैं, और आयरन यानी 3 पॉजिटिव भी हम लिखते हैं। तो जब ये 2 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है तो इसकी संयोजकता 2 होती है। जब 3 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है तो इसकी संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या बोलें आप, वो 3 होती है, ठीक है ना। जब ये 2 पॉजिटिव में रहेगा तब इसे फेरस कहेंगे, जब ये 3 पॉजिटिव में रहेगा तब इसे फेरिक कहेंगे, ठीक है। चलिए, ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो ठोसों में अशुद्धता दोष है ये थर्ड प्रकार का है। पहला था स्टाइक्योमेट्रिक, दूसरा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, और तीसरा है अशुद्धता दोष, ठीक है। तो अशुद्धता दोष में क्या होता है कि कोई जो शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल होंगे उसमें अगर हम थोड़े से, बिल्कुल बहुत माइनर अमाउंट में अगर हम कोई बाह्य पदार्थ मिला देते हैं, ठीक है। सपोज क्या है, सिलिकॉन है, और सिलिकॉन कितना होता है इसका जो परमाणु क्रमांक है 14 है, और आपको पता है कि सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक की तरह भी काम करता है। जब हम क्या करें, इसमें एल्यूमिनियम मिला दें, या फिर कोई 15वें ग्रुप का जैसे फॉस्फोरस हो गया और आर्सेनिक वगैरह हो गया, वो मिला दें, तो क्या होगा, सिलिकॉन अपने आप में एक अर्धचालक की तरह काम करता है, ठीक है ना। और जब हम इसमें थोड़ी बहुत बाहर वाला यानी बाह्य पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम या फिर फॉस्फोरस मिला दें तो इसमें क्या हो जाती है, अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। और ये अशुद्धि उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। आपने सुना होगा जो खिलाड़ी लोग होते हैं उनका टेस्ट होता है ना, कोई भी मतलब कहीं भी ओलंपिक में जाना है या आईपीएल में या जो भी है, वनडे क्रिकेट है, कुछ भी है, तो उनमें क्या होता है, उनका पहले डोपिंग टेस्ट होता है। तो डोपिंग, वहाँ भी एक पर्टिकुलर वर्ड है डोपिंग, और यहाँ भी डोपिंग, मैंने बोला कि ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। तो डोपिंग मतलब कि अशुद्धि कर देना, ठीक है ना, अशुद्धि मिला देना। तो ऐसी जैसे खिलाड़ी लोग भी क्या करते हैं, एनर्जी और स्टेमिना के लिए ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स मतलब वैसा ड्रग्स नहीं, ड्रग्स मीन्स यहाँ पे मेरा मतलब है दवाइयाँ वगैरह, कुछ ऐसी दवाइयाँ खा लेते हैं जिससे एनर्जी बनी रहे, तो वो फिर जब डोपिंग टेस्ट होता है तो उसमें फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी क्रिस्टल में भी होता है, किसी पदार्थ का जो क्रिस्टल होगा अगर हम उसमें कोई बाह्य पदार्थ मिला दें तो उससे उसमें क्या हो जाएगी, अशुद्धता आ जाएगी, ठीक है ना। और ये
बाह्य पदार्थ मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाई, और जो क्रिस्टल जिसमें अशुद्धता मिलाई हमने वो डोप्ड क्रिस्टल कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब ये जो डोप्ड क्रिस्टल होते हैं, डोप्ड क्रिस्टल में कोई एक परमाणु क्या हो जाएगा, अपने जो क्रिस्टल लैटिस होगा या अंतराकाशीय स्थानों में वहाँ से क्या हो जाएगा, या तो प्रतिस्थापित हो जाएगा या कोई नया आके वहाँ पे जुड़ जाएगा उससे, ठीक है। तो जो ये अशुद्धि दोष होता है ये भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, सहसंयोजी ठोसों में अशुद्धि दोष और आयनिक ठोसों में अशुद्धि दोष, ठीक है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं, सहसंयोजी ठोसों में अशुद्धि दोष। याची जो अशुद्धता दोष हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, सहसंयोजी ठोसों में अशुद्धि दोष और आयनिक ठोसों में अशुद्धि दोष, ठीक है। तो ये मैंने इंट्रो पहले करवा दिया है कि किसे हम सहसंयोजी ठोस बोलेंगे और किन्हें आयनिक ठोस बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला, सहसंयोजी ठोसों में अशुद्धि दोष। तो सहसंयोजी जो भी ठोस होंगे उनमें सहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है ना। कोई मतलब एक परमाणु क्या करेगा, दूसरे अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो देखो इसमें पर्टिकुलर 2 टाइप के अर्धचालकों की बात की जाती है, पी टाइप और एन टाइप। तो पहले थोड़ा इसका इंट्रो कर लेती हूँ। देखो जैसे समूह 13 के तत्व हैं, बोरोन है, गैलियम है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है, ये क्या करें, जब समूह 14 के तत्वों जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनके साथ क्या करें, क्रिस्टलों में प्रतिस्थापन कर दें, ठीक है ना। मतलब इनको अगर सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक हैं दोनों, तो इनके क्रिस्टलों के साथ अगर इनको घोल दिया जाए तो क्या हो जाएगी, अशुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब सिलिकॉन के जो बाह्य कोश है उसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो एल्यूमिनियम का कोश है बाह्य कोश, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। तो एक एक्स्ट्रा होल जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है, और उस होल से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब ऐसी जो 15वें समूह के तत्व होते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, तो इनमें क्या होते हैं, बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब इनको सिलिकॉन के साथ मिला देते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ बॉन्ड बना लेंगे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छूट जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है, यानी ये विद्युत का चालन करने में सहायक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सहसंयोजक ठोसों में अशुद्धि दोष है, और ये मैंने बताया आपको 2 प्रकार का होता है, ठीक है। जब देखो आगे पी प्रकार वाले कौन से हैं, तो पी प्रकार में क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे मैं ये डायग्राम के माध्यम से समझ लो। सिलिकॉन है, सिलिकॉन के देखो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो ये वाला देखो दिख रहा है तुम्हें, एल्यूमिनियम का 1 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम का 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन, और प्रत्येक सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसी इसके भी 4 हैं, ऐसी इसके भी 4 हैं, ऐसी इसके भी 4 हैं, ठीक है ना। तो जो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ये तो क्या करेंगे, सिलिकॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये, एक ये, एक ये सिलिकॉन के 4 सिलिकॉन एटम्स को अपने पास जोड़ सकता है, ठीक है। लेकिन जो चौथा वाला है इसको जोड़ने के लिए इसके पास यहाँ पे देखो ये सिलिकॉन आके जुड़ा है, तो इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखो इसकी यहाँ पे क्या हो गया, ये होल क्रिएट हो गया है, ठीक है ना। तो इस छिद्र की वजह से या इस होल की वजह से क्या हो जाता है, जो इस छिद्र को हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो चालक बनते हैं, जब हम क्या करते हैं, सिलिकॉन अर्धचालक में एल्यूमिनियम यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम वाला, ठीक है, जिसके पास क्या होंगे, जिसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, उस प्रकार की अगर अशुद्धि मिला दें तो हमें पी टाइप के अर्धचालक प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो ये है एन टाइप के अर्धचालक, ठीक है। एन टाइप के अर्धचालकों में देखो, एन टाइप के अर्धचालकों में क्या होगा, सिलिकॉन तो रहेगा एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया है, फॉस्फोरस आया है। फॉस्फोरस कितना होता है, 15। फॉस्फोरस के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 5, यानी अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉनों में से जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो एक ये है, 2 ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर देंगे, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ बॉन्ड बना दे रहे हैं, ठीक है। दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे,
देखो ये एक बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड दिख रहा है, एक ये बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं इसके, ठीक है। लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है, 5वां इलेक्ट्रॉन, ये फ्री वाला इलेक्ट्रॉन, देखो ये साइन है बना रखा, तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये क्या करने लग जाता है, विचरण करने लग जाता है संपूर्ण क्रिस्टल में, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इस 5वें इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है या विद्युत का चालन करने लग जाते हैं ये इस प्रकार के अर्धचालक, ठीक है, जब हम सिलिकॉन में फॉस्फोरस मिला दें, ठीक। तो ये इसमें इस वाले क्रिस्टल एन प्रकार के अर्धचालकों की बात अगर मैं करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, होल कम है, यानी छिद्र नहीं है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये तो मैंने पर्टिकुलर एक फॉस्फोरस से 4 सिलिकॉन जोड़ने की बात करी, ऐसी इसमें और भी होंगे और साइड्स में अभी बता दूंगी मैं आगे। और यहाँ पीछे इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसका मतलब एल्यूमिनियम में क्या है, एल्यूमिनियम में होल है, यहाँ पे होल दिख रहा है, ठीक है, ये होल है जो आपको दिख रहा है ऐसी। नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों का मैंने डिफरेंस बता रखा है, तो ये डिफरेंस में आप देख लो, देखो यहाँ पे भी सिलिकॉन ही ले रखा है, लेकिन सिलिकॉन कितना है, टेट्रावेलेंट है, सिलिकॉन टेट्रावेलेंट है, देखो +4 होगा सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहाँ पे भी क्या होगा, +4 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो जुड़ रहा है वो कितनी संयोजकता वाला जुड़ रहा है, +5 संयोजकता वाला फॉस्फोरस जुड़ रहा है। अब सिलिकॉन के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बच जाएगा, जो यहाँ क्या करेगा, विचरण करता रहेगा, घूमता रहेगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गए एन टाइप के सेमीकंडक्टर की बात। अब बात करूँ किसकी, पी टाइप के सेमीकंडक्टर की, तो इसमें क्या है, देखो सिलिकॉन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +4, और जो हमने एल्यूमिनियम यहाँ पे बीच में जोड़ा है इसकी संयोजकता कितनी है, +3। तो देखो सिलिकॉन की +4 है, एल्यूमिनियम की +3 है, तो क्या हो गया, एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था वहाँ पे क्या हो गया, ये होल बन गया, ये वाला देखो यहाँ पे दिखा रहा है ये कि ये क्या है, होल बन गया। तो इस होल की उपस्थिति के कारण भी इस प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं। तो ये पी टाइप और ये एन टाइप में आपका क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। और यही आपका फिजिक्स में भी टर्म आता है, फिजिक्स में भी पढ़ोगे इसे, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब है आपका आयनिक ठोसों में। ये पहला टाइप था जिसमें हमने पढ़ा कि सहसंयोजित ठोसों में अशुद्धि दोष। अब नेक्स्ट क्या है, आयनिक ठोसों में अशुद्धि दोष। आयनिक ठोस मतलब कौन से वाले, जिनमें क्या होंगे, आयंस बने हुए होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, तो उनमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, यानी पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जब ये मतलब इनको हम विलियन फॉर्म में लिखें, मतलब विलियन में घोल दें या विलियन बना दें, मोल्टन स्टेट इनकी कर लें, तो ये क्या हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो आयनिक ठोस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो आयनिक ठोसों में अशुद्धि दोष किस प्रकार उत्पन्न होगा। आयनिक ठोसों में देखो, ये चित्र मुझे पर्टिकुलर मिला नहीं था उसमें, तो ये मैंने बच्चे की कॉपी से ही यहाँ कॉपी कर लिया। तो देखो क्या होगा, यहाँ Na जितने भी Na है, सपोज 8 Na है, और Rt क्या होने चाहिए थे, Cl होने चाहिए थे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अशुद्धता कब आएगी इस क्रिस्टल में, अशुद्धता इसमें तब आएगी जब सोडियम की जगह कोई दूसरा धनायन यहाँ आ जाए, या क्लोराइड की जगह कोई दूसरा एनायन यहाँ आ जाए, ठीक है। तो मैंने धनायन यहाँ पे ले रखे हैं, क्योंकि NaCl के क्रिस्टलों में एग्जाम्पल है, जैसे हम मैग्नीशियम क्लोराइड या स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाते हैं, तो जो मैग्नीशियम है, स्ट्रोंशियम है, ये आपका सेकंड ग्रुप के तत्व हैं, तो ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले होते हैं। अब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले होते हैं मतलब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है 2, ठीक है। तो 2 इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो इसलिए जैसे ये क्रिस्टल जालक में या किसी क्रिस्टल में अशुद्धि के रूप में मिलाए जाएंगे, तो ये इनकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होने के कारण क्रिस्टल जालक से क्या होगा, जितनी इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी उतने ही जो सोडियम पॉजिटिव आयन है वो क्रिस्टल से मूव कर जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है ना। तो
और जो सोडियम की रिक्तियाँ हैं उनको कौन ग्रहण कर लेगा, फिर मैग्नीशियम आयन ग्रहण कर लेगा, ठीक है ना। और इस तरह से एक होल वहाँ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस चित्र में मैंने दिखा रखा तुम्हें कि देखो तुम्हें दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। यहाँ पे देखो सोडियम 1 2 3 4 5 मैंने मान लिया सपोज कि कितने होने चाहिए थे सोडियम पॉजिटिव कितने होने थे, 8 पॉजिटिव, 8 सोडियम पॉजिटिव होने चाहिए थे और 8 ही क्या होने चाहिए थे, Cl नेगेटिव होने चाहिए थे, 8 ही क्या होने चाहिए थे, Cl नेगेटिव। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कर दिया और सोडियम में क्या है, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव है, यानी उसकी संयोजकता कितनी है या ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 1। और जो मैग्नीशियम है इसकी कितनी है, 2। तो इस तरह से क्या होगा, विद्युत उदासीनता तो बनेगी नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर हम वैसे में काउंट करें, अगर मैं इस होल को भी खाली ना छोड़ूं, यहाँ भी मैं सोडियम को भर दूं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो आवेश होगा धन आवेश उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 9। और जबकि जो ऋण आवेश है उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो इस तरह से विद्युत की जो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए सोडियम यहाँ से हट जाता है, एक सोडियम, और एक सोडियम यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था लेके पहुँच जाएगा। तो तब क्या होगा, 8 ही पॉजिटिव रहेंगे और 8 ही क्या रहेंगे, नेगेटिव चार्ज रहेंगे, और विद्युत उदासीनता डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया अशुद्धता दोष भी कंप्लीट, ठीक है। अब मैंने आपको आगे बताया था पीछे उसमें कि जो ठोसों में दोष होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। तो यहाँ तक ये पूरा, ठीक है ना, ये यहाँ तक बिंदु दोष खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब आगे आपका जो बच रखा है ये है आपका रेखीय दोष, ठीक है। तो रेखीय दोष में क्या, देखो बिंदु दोष में तो आपने ये पढ़ा अभी तक कि कोई आयन कोई परमाणु अपनी जगह से हट जा रहा था, अंतराकाशी स्थान में चला जा रहा था, या पूरा ही वहाँ से हट जा रहा था तो होल उत्पन्न हो जा रहा था, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, फिर जालक दोष कह रहे थे या बिंदु दोष कह रहे थे, ठीक है ना। लेकिन रेखीय दोष में क्या होगा, जैसे आपको दिख रहा है, रेखीय दोष में जो परमाणुओं को या बिंदुओं को या फिर कणों को क्रिस्टल में जो उपस्थित अवयवी कण हैं या परमाणु आयन जो भी हैं उनको मिलाने वाली जो ये ब्लू कलर की रेखाएं हैं, ठीक है ना, ब्लू कलर की रेखाएं, तो ये रेखाएं ही क्या हो जाएंगी, विचलन दिखाएंगी, हट जाएंगी या कम हो जाएंगी, ठीक है, विचलित हो जाएंगी अपने मार्ग से। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, ये 5 रेखाएं, ठीक है ना, और ऊपर जाते जाते ये कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तो जो ये बीच वाली जो मैंने दिखा रखी है ये वाली, ये क्या नहीं हो रही है, इसको यूं जाना चाहिए था, यहाँ पे भी एक आयन बाइंड करना चाहिए था इसे, और यहाँ पे भी एक आयन बाइंड करना चाहिए था, और यहाँ पे भी एक आयन बाइंड करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहीं पे ख़त्म हो जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरह के दोष क्या कहलाते हैं, आपके रेखीय दोष कहलाते हैं, ठीक है ना। और ये विचलन एक क्रिस्टल की विशिष्ट दिशाओं में ही होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि ये क्या हो जाएगा, मतलब ये सीधी लाइन में होना, कहाँ गई पेंसिल, इसने सीधी लाइन में विचलन प्रदर्शित करना था इस तरह से, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि ये इधर मूव कर जाएगी या इधर मूव कर जाएगी, नहीं, ठीक है, ये यहीं पे इतने ही क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसने लिख भी रखा है कि एन एज dislocation occurs when an extra atom is inserted into one plane of the crystal lattice, ठीक है ना। क्या हो गया, ये लाइन ही डिस्ट्रॉय हो गई जब हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से आ गया, तो क्रिस्टल जालक में रेखीय दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये लास्ट 6वां लेक्चर था आपका। इसके बाद हम अब ठोसों का इंट्रोडक्शन कर लिया, ठोसों के प्रकार पढ़ लिए, ठोसों की व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया, ठोसों के दोषों के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा ठोसों के गुण, ठीक है ना। तो गुण में हम विद्युत गुण, चुंबकीय गुण, इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए फिर।